एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइड। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी में फुल स्कोर करने की फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि फुल स्कोर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बायोलॉजी एक बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत से लोग बायोलॉजी से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बायोलॉजी में सिर्फ रट्टा मारने की चीजें होती हैं। नहीं, बायोलॉजी इज नॉट ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन। बायोलॉजी में बहुत कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि इंटरेस्टिंग होती है और हमें पढ़ने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो बात करते हैं बायोलॉजी में फुल स्कोर करने की फुल प्रूफ स्ट्रैटेजीज के बारे में फ्रॉम जून टू बोर्ड्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी इस एजेंडा की। तो ये आज के हमारे कुछ एजेंडाज हैं जिसमें मैं बताने वाली हूँ आपके मटेरियल, जो आपको रिसोर्सेज चाहिए, आप नोट्स कैसे बनाएंगे, आप प्रैक्टिस पेपर कौन से लगा सकते हैं, आंसर शीट यानी कि आपको मॉक पेपर प्रैक्टिस कैसे करनी है, बेस्ट बुक्स की बात करूंगी एंड लेवल ऑफ पेपर की बात करूंगी इन बोथ बोर्ड्स एंड सीयूईटी। मटेरियल्स की बात में शुरू करूं तो मटेरियल्स में तो एक बुक है जो कि आई थिंक हर किसी को पता है, बट हर कोई उसको जानने के बाद भी इग्नोर करता है, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ही आपके नोट्स बनेंगे एंड एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है। विदाउट एनसीईआरटी आपका 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने का सपना आई थिंक अधूरा रह जाएगा। तो एनसीईआरटी इतनी अच्छी बुक है कि सारा पेपर इसी में से आता है, हर एक लाइन टू लाइन, चाहे वो आपका एमसीक्यू हो, चाहे असर्शन रीजन हो, चाहे 5 मार्कर हो, 2 मार्कर हो, 3 मार्कर हो, सारे इस एनसीईआरटी से ही आते हैं। ठीक है, तो माय फ्रेंड इसको इग्नोर मत करना, एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब बात आती है कि नोट्स कैसे बनाने हैं या एनसीईआरटी से ही नोट्स कैसे बनाएं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्कूल में या कोचिंग में टीचर ने जो मॉड्यूल दिए ना उनको अच्छे से मतलब पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन अपने नोट्स की तो कुछ और ही बात होती है। ठीक है, तो अपने नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए। अब वो कैसे बनाने हैं उस पर मैं बात करनी शुरू करती हूँ। सबसे पहले अपने चैप्टर्स के, बायोलॉजी के चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जैसे कि बायोलॉजी में आपके लगभग 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें से जो रिप्रोडक्शन की यूनिट है, ठीक है, वो आपकी आती है मीडियम, यानी कि ये यूनिट ना ज्यादा बड़ी है ना ज्यादा छोटी है, तो ये मीडियम यूनिट में आती है। जेनेटिक्स की बात करूं तो जेनेटिक्स के 2 चैप्टर्स, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपका लार्ज चैप्टर्स में आते हैं। एवोल्यूशन भी आपका स्मॉलेस्ट चैप्टर में आता है। ह्यूमन वेलफेयर के तीनों चैप्टर्स ना ज्यादा बड़े हैं ना ज्यादा छोटे हैं, तो ये मीडियम लेवल के आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के भी सेम है कि ये मीडियम लेवल के आते हैं, ना ज्यादा बड़े हैं ना ज्यादा छोटे हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम जरा पॉपुलेशन वाला आना है आई थिंक, क्योंकि लास्ट ईयर सिर्फ पॉपुलेशन वाला ही यूनिट आई थी। तो ये 4 चैप्टर्स भी काफी छोटे हैं। अब इनको कैसे पढ़ना है, ध्यान से सुनिए। पहले मैं बात करती हूँ छोटे चैप्टर्स की, यानी कि वो चैप्टर्स जिनको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो क्या ऐसे चैप्टर के नोट्स बनाना अवॉइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। अगर कोई चैप्टर्स हैं जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल इश्यूज, बायोडाइवर्सिटी या एवोल्यूशन, ऐसे छोटे मोटे चैप्टर्स हैं जो कि आपको लगता है कि ये तो बहुत छोटे हैं, इनकी एनसीईआरटी में भी कुछ है ही नहीं, सिर्फ 5-10 पन्नों में इनके एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर है, तो अगर आप इसके नोट्स नहीं बनाना चाहते तो इट्स ऑल राइट, आप इनकी डायरेक्टली एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं। हर एग्जाम से पहले आप इन चैप्टर्स की एनसीईआरटी रीडिंग उठा सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करूँ तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि मुझे बहुत छोटा चैप्टर लगता था, तो मैंने इसके कभी नोट्स नहीं बनाए। मैं इसको हमेशा बुक खोल के, बुक से ही जो है, जो चीजें मैं पहली बारी में हाईलाइट करती थी, पहली बारी पढ़ के दोबारा रिवीजन के टाइम पे उसी हाईलाइटेड पोर्शन को ज्यादा अच्छे से देखती थी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स के आपको नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे और ज्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में आपको टेंशन भी नहीं होगी। नेक्स्ट की मैं बात करूं कुछ मीडियम चैप्टर्स, जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी लेंथ इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ इनमें थोड़े टॉपिक्स थोड़े ज्यादा हैं एंड इनको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स आ जाती हैं जो कि बच्चों को मुश्किल होती है। अब oogenesis की मैं बात करूं तो oogenesis जो एक प्रोसेस है, वो मुझे खुद याद करने में कम से कम मैंने उसको 15 बार पढ़ा था, तब जाके मुझे oogenesis का पूरा प्रोसेस याद हुआ था, अदरवाइज तो पहली बार पढ़ने में कुछ समझ ही नहीं आया। तो ऐसे में कुछ चैप्टर्स जो आपके मीडियम चैप्टर्स हैं, आप उनको जो है एनसीईआरटी से रीडिंग करें,
ठीक है। एनसीईआरटी से रीडिंग करने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करते टाइम साथ साथ आप एक फेयर कॉपी या रफ कॉपी कोई भी नोट्स कॉपी लीजिए, उसमें आप नोट्स को बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आपने एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट अपने नोट्स में कर दिया, क्योंकि फिर तो फर्क ही क्या है, फिर तो आप सीधे एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है। तो एनसीईआरटी को जो है डायरेक्टली आपको नोट्स में नहीं उतारना है। जो पॉइंट्स आपको लगते हैं कि आपके बहुत जरूरी हैं, जो कि आपको लगता है कि टॉपिक तो मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि टीचर ने बताया था या ये एग्जाम में भी आया है प्री बोर्ड्स के, तो उन टॉपिक्स को आप अपने नोट्स कॉपी में जरूर लिखेंगे। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या वो कलरफुल होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? नहीं, आप लगभग 2 पेन, ब्लैक या ब्लू पेन से नोट्स बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ ब्लैक पेन है या ब्लू पेन है तब भी उससे बहुत अच्छे नोट्स बनते हैं। हाँ, आप डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स रख सकते हैं, उन हाइलाइटर से अगर आप हाईलाइट करोगे तो बहुत अच्छे नोट्स बन सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे कि ये आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के नोट्स हैं, ये देखिए। तो इसमें मैंने सब कुछ ब्लू से लिखा है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने किसी को पिंक हाईलाइट कर दिया, किसी को ग्रीन हाईलाइट कर दिया, किसी को मैंने कोई और हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया। ठीक है। ऐसे में नहीं करना। देखो, जैसे एड्स की अगर मैं बात करूँ तो एड्स आपका जो बुक में बहुत मतलब 3-4 पेजेस का दिया हुआ है। ठीक है। जैसे देखो 1 2 3 पेजेस का आपका एड्स दिया हुआ है आपकी बुक में, लेकिन मैंने उसको सिर्फ एक पेज में समराइज किया है। क्यों? क्योंकि मैंने ज्यादातर पूरे लाइंस नहीं लिखनी है आपको नोट्स में। ठीक है। जैसे एड्स की बात करूं तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट HIV, फर्स्ट केस 1981 में आया था एंड किल्ड मोर देन 25 पीपल। फिर उसके ट्रांसमिशन लिखो, उसके कॉजेस लिखो, उसका टेस्ट लिखो और उसके प्रिवेंशन लिखो, खत्म। ठीक है। ज्यादा लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखनी, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं, जिससे इजीली आपको एग्जाम टाइम में वो चीजें रिकॉल करने में इजी रहेगा। ठीक है। अब जैसे मैं कैंसर की बात करूं तो कैंसर में मैंने इतना लिखा कि ट्यूमर 2 तरीके के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। मैंने इतना लिखा, बिनाइन डू नॉट स्प्रेड, मैलिग्नेंट स्प्रेड मोर रैपिडली, बस। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि इन 2 लाइनों से ही डू नॉट स्प्रेड और स्प्रेड रैपिडली से मुझे उसका पूरा मतलब समझ में आ गया। मुझे समझ में आ गया कि बिनाइन एक जगह पे कन्फाइंड रहता है और मैलिग्नेंट ब्लड के साथ साथ ट्रैवल होता रहता है। तो बस इतना ही लिखना है, ज्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जैसे आपकी एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडी का बहुत बड़ा पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, उसको शॉर्ट समराइज करके आप लिख सकते हो। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज IgA, IgG, IgE, IgM, IgD और उसके फंक्शंस, और उसके क्या लिख सकते हो आप? उसके फंक्शंस लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो इस टॉपिक्स को आप ऐसे करके जो है कर सकते हो। तो हर एक चीज को एनसीईआरटी में लिखनी जरूरी नहीं है। हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं उनको जरूर करना है। एक गलती और मैं बताऊं तो बच्चे क्या करते हैं, लास्ट टॉपिक्स को बिल्कुल भी छोड़ देते हैं, है ना? जैसे कि एवोल्यूशन में आए तो एवोल्यूशन में थ्योरीज करी, एवोल्यूशन में सब कुछ करा, बट जब आखिरी में आते आते प्लांट से ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टार्ट करने लगे तो सोचा अरे यार ये तो एग्जाम में आएगा ही। जैसे मॉलिक्यूलर में बच्चे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सब छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। लास्ट टॉपिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फर्स्ट टॉपिक है। कभी कभी फर्स्ट टॉपिक को स्किप करके वो सीधा लास्ट टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेरे बोर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन ही ह्यूमन एवोल्यूशन से आया था, जो मैं छोड़ के जाने वाली थी लेकिन मैं छोड़ के नहीं गई। ठीक है। तो इसमें ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज के अलग अलग तरीके के ड्रग्स में आप ऐसे टाइप्स बना सकते हो कि ओपियोइड्स ये करता है, कैनाबिनॉइड्स ये करता है और कोका एल्केनॉइड्स ये करता है। इनको अगर याद करने में दिक्कत हो तो इसे आप नीचे देखो, इसमें यूट्यूब से आप कुछ ट्रिक्स नीचे लिख सकते हो कि जैसे कैनाबिस सटाइवा की ट्रिक्स हो गई, कोका कोकेन की ट्रिक्स हो गई। तो ये ट्रिक्स करके आपको पूरा एक चैप्टर जो है इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले एक टॉपिक को 5 सब टॉपिक्स में आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपने पहले टॉपिक को डिवाइड किया कि व्हाट इज डिजीजेस। तो सारी डिजीजेस आ गई, उसमें आपका बैक्टीरियल आ गया, आपका फंगल आ गया, हेलमिंथिक आ गया, ठीक है, आपका प्रोटोजोन आ गया और आपका वायरल डिजीज आ गया। ठीक है। फिर सेकंड टॉपिक आपने लिया एड्स, कैंसर, इम्यूनिटी, ड्रग्स, खत्म चैप्टर। ठीक है। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 5 टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर में आपको और एग्जांपल दूंगी, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। एक मिनट, इसकी नोटबुक आ गई। यस। अब जैसे कि अब मेरा अलग अलग कॉपीज में इसलिए चैप्टर्स हैं क्योंकि मैं अपनी कॉपीज को रीयूज करती थी, तो आखिरी के जो पेज बच जाते थे उसमें मैंने करा था एनीवेज। तो हाँ, बायोटेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो जैसे ये आपका बायोटेक्नोलॉजी के नोट्स हैं,
ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सबसे पहले आइसोलेशन के बारे में लिख लिया, फिर आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लिख लिया, फिर आपने पीसीआर। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में आइसोलेशन कर लिया, पीसीआर कर लिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया। ठीक है, उसके बाद 2-3 टॉपिक्स और करके चैप्टर को खत्म कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, ज्यादातर आपको डिटेल्स में नहीं लिखना। एक चैप्टर जो अगर बड़ा है तब भी वो आपका चैप्टर, अगर देखो मीडियम चैप्टर है या फिर मैं बोलूँ सबसे छोटा चैप्टर है, तो वो 1 या 2 पेज में आपका समराइज हो जाना चाहिए। मीडियम चैप्टर है तो उसके लिए आपको कम से कम 6 से 7 पेजेस आपको लगेंगे। और बहुत बड़ा चैप्टर है जैसे कि जेनेटिक्स का जो भी मैं बताऊंगी, तो उसमें आपको 10-15 पेजेस तो लग सकते हैं इजीली। तो इसमें मैंने आपको बता दी कि आपको मीडियम नोट्स कैसे बनाने, मीडियम चैप्टर्स के। आपको पहले एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, एनसीईआरटी रीडिंग के साथ साथ आपको अपने नोट्स बनाने हैं। अभी एनसीईआरटी रीडिंग करनी कब है, जब आपको लगे कि आपके कोचिंग में, स्कूल में या जहां पर भी आप पढ़ते हो चैप्टर खत्म हो गया, उसी दिन या उसके नेक्स्ट दिन आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स को आप लिख लिख के बनाएंगे। ठीक है, नोटबुक से लिख लिख के बनाएंगे। आप को 1-2 दिन लगा सकते हो, लेकिन एक बार जब आपके वो प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे ना, तब आपको दोबारा एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट अगर मैं बात करूं लॉन्ग चैप्टर्स की, लॉन्ग चैप्टर जैसे कि आपके प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो बहुत दिग्गज चैप्टर्स हैं जो कि बहुत नंबर के भी आते हैं बोर्ड्स में, तो इनमें से 5 नंबर के क्वेश्चन तो हमेशा आता ही आता है बोर्ड में, तो इसको करना बहुत जरूरी है। अब इसको कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले तो इसका इतना कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं इसके एनसीईआरटी रीडिंग कर नहीं सकती, बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन चैप्टर्स इतने बड़े ना कि हमारा जो रिटेंशन है वो सोचता है 5-10 मिनट चैप्टर कर लिया, उसमें सोचे यार अब नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम वो चैप्टर को छोड़ देते हैं। तो ऐसे में छोड़ने से अच्छा आप क्या करिए, जब आपका चैप्टर हो जाए, ठीक है, आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, तब आप किसी भी अच्छी फैकल्टी जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाती है, बायोलॉजी की कोई भी अच्छी फैकल्टी जो कि आपको यूट्यूब पे पढ़ाती है, उनके पीडीएफ नोट्स को आप डाउनलोड करके चैप्टर्स के लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इन 2 चैप्टर्स को लेकर, जो कि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है और जिनकी एनसीईआरटी रीडिंग करने में आपको बहुत आलस आता है, उनकी मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के जब मेरा चैप्टर क्लास में हो गया था, तब मैंने यूट्यूब से किसी के टीचर्स के नोट्स उठाए थे और उसको अपने नोट्स में पूरा का पूरा लिख लिया था। ठीक है, एंड मैंने नोटिस किया था कि इस नोट्स में ऐसी एक चीज भी नहीं है जो मेरे कॉपी में नहीं है, जो मेरे बुक में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे किसी एक्सपीरियंस फैकल्टी का ही करना प्लीज, थोड़ा किसी के भी नोट्स उठा के अपने नोट्स में मत लिखो। तो जैसे कि ये मैंने कोडोमिनस लिखा, टीएच मॉर्गन, मुझे नोट्स इतने अच्छे लगे कि एक तो नोट्स बहुत क्रिस्प थे। ठीक है, नोट्स बहुत क्रिस्प थे, टू द पॉइंट बातें लिखी हुई थी। ठीक है, एंड बहुत इजीली 6 से 7 पन्नों में मेरा एक भारी भरकम चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, अब मेरे को बोले स्कूल में कि कल प्रिंसिपल्स का टेस्ट है, तो मैं ये नोट्स पढ़ के चली जाऊंगी, बस मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स मैंने पढ़ लिए एंड मेरा हो गया। ठीक है, अब देखो नोट्स को आप कैसे बना सकते हैं, कहीं पर आपने ऐसे करके जो है सब डिविजन दिखा दिए। ठीक है, कहीं पर आपने क्या किया, कहीं पर आपने डायग्राम्स ऐसे पेडिग्री जैसे बना दी, कहीं पर आपने ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद कहीं पर आपने क्या किया, सब कुछ दिखा दिया कि ये देखो ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें से ऑटोसोमल ये है, डोमिनेंट ये, रिसेसिव ये है, क्रोमोसोमल ये है, सेक्स लिंक्ड ये है, ये आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, लास्ट में आपके डाउन सिंड्रोम आ गया, टर्नर आ गया, क्लाइनफेल्टर आ गया। तो ये एक बहुत इजी रहता है इस टॉपिक्स को करना। ठीक है, मॉलिक्यूलर के भी मैं दिखा देती हूँ। मॉलिक्यूलर की मैं दिखा देती हूँ, तो मॉलिक्यूलर में जैसे कि आपका ये वाला टॉपिक है, दैट इज डीएनए के सारे एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें आपका ग्रिफिथ आता है। ठीक है, जिसमें आपका हर्षिजन चीज आता है। तो देखो वो मैं दिखाऊं, ये देखो सर्च, इसमें क्या किया, टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया। देखो सबसे पहले लिख दिया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर आ गया। फिर मैंने नीचे लिख दिया डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो डबल हेलिकल में आपका पूरा यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन आ गया। फिर मैंने लिख दिया सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, तो उसमें सारे आपके एक्सपेरिमेंट्स आ गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिख दिया डीएनए वर्सेस आरएनए, कि डीएनए वर्सेस आरएनए में कौन सा बेटर है। फिर मैंने आरएनए वर्ड का छोटा सा टॉपिक लिख दिया। फिर मैंने डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट किया। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, उसका मशीनरी, उसके एंजाइम्स, डीऑक्सीराइबोस का काम। ठीक है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन
प्लांट्स का कैसे होता है, सॉरी यूकेरियोट्स का कैसे होता है, प्रोकैरियोट्स का कैसे होता है, स्टेप सारे ऐसे करके आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इन नोट्स का क्या फायदा है कि आपको बार बार पढ़ने में बोरियत नहीं आएगी और आप इजीली उसको बार बार पढ़ सकते हो। ठीक है, नोट्स को मल्टीपल टाइम्स आपको एक साल में 10 से 15 बार रिवाइज करना ही करना पड़ेगा, चाहे आप अपने एग्जाम से पहले कर लो, स्कूल एग्जाम से पहले कर लो, कोचिंग एग्जाम से पहले कर लो, या कभी भी आप कर लो। बट हाँ, जब तक आपको लगे कि आप नोट्स बंद करके आपको वो चीजें रिकॉल नहीं हो रही, तब तक आपको नोट्स रिवाइज करने ही करने पड़ेंगे। नोट्स रिवाइज कैसे करोगे, बोल बोल के करोगे, किसी को समझा के करोगे, अपने किसी फ्रेंड को पकड़ लो, बोलो मैं तेरे को नोट समझाऊंगा और उसको पढ़ाने बैठ जाओ। ठीक है, कभी कभी आप किसी भी एक XYZ पर्सन को ऐसा इंसान समझ लो और उसको पढ़ाने लग जाओ। तो ऐसे में जितनी बार आप एक नोट को बार बार रिवाइज करोगे, उतना ही आपका रिटेंशन अच्छा रहेगा। जब आपको लगे आपके एनसीईआरटी हो गई, आपने नोट्स पढ़ लिए, आपको नोट्स याद हो गए, तब आप चले जाएंगे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे। एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, जितने भी ट्रू फॉल्स हैं, लॉन्ग आंसर है, सबको सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट बात आती है हमारी प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर की मैं बात करूं तो प्रैक्टिस पेपर आप अपने क्लास के बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स, हाफ ईयरली सबको एज अ प्रैक्टिस पेपर की तरह ले सकते हैं। आप एग्जाम आइडिया के प्रैक्टिस पेपर को रेफर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर होता है सीबीएसई का, उसको तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैंने एज अ स्टूडेंट 7 पेपर सॉल्व करे थे, एक आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर, एक आपका सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर और 5 आपके किसी भी रेफरेंस बुक के आपके एग्जाम पेपर। ठीक है, जब भी आप सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग खोल के करना। आप एक रफ साइड में आप एक नोट बना लेना कि अच्छे 16 चैप्टर्स अगर मेरे एग्जाम में आ रहे हैं तो कौन सा चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आए हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन मुझे कौन से चैप्टर में देखने को मिले, 3 नंबर के मुझे कहाँ देखने को मिले। तो आप एक रफ आइडिया लगाओ कि ये चैप्टर इतने नंबर का आ रहा है, ये चैप्टर इतने नंबर का आ रहा है, तो एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस पेपर हो गया। आंसर शीट की मैं बात करूं तो आंसर शीट आप एक रूलर शीट ले सकते हो। ठीक है, ऐसे आप एक रूलर शीट को रेफर कर सकते हो, इसमें आंसर जो है कर सकते हो पेपर पूरा। ठीक है, अब टाइम बाउंड होके करना है, टाइम बाउंड होके नहीं करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है मेरा 3 घंटे में पेपर हो जाता है तो आप टाइम बाउंड होके करने की जरूरत नहीं है, आप फिर आंसर राइटिंग पे फोकस करो, क्वेश्चन की क्वालिटी पे फोकस करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका टाइम ही पूरा नहीं होता, तब आपको पेपर को टाइम बाउंड होके लगाना है। 3 घंटे का टाइमर आप सेट कर लो और उसमें आप पेपर प्रैक्टिस करने लग जाओ। बुक्स की मैं बात करूँ तो बुक्स में आप कोई भी बुक्स रेफर कर सकते हो, बट हाँ, इस एनसीईआरटी से दूर मत जाना। अगर आपको बुक नहीं लेनी मत लो। एनसीईआरटी एंड नोट्स इज सफिशिएंट टू स्कोर 90%, प्लस आप प्रैक्टिस पेपर लगा लो तो 100% भी आ जाएंगे। वैसे बेस्ट बुक्स की बात करूँ तो आप दिशा पब्लिकेशन की सीयूईटी की गोटो गाइड ले सकते हो, जो आपकी सीयूईटी में मदद करेगी। बोर्ड्स के लिए आप एग्जाम आइडिया रेफर कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स हैं आपके पास, एमटीजी है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, आप किसी को भी देख सकते हो। लास्ट लेवल ऑफ पेपर, तो बोर्ड्स में जो बोर्ड बायोलॉजी का पेपर था वो इतना मुश्किल नहीं था। बायोलॉजी का पेपर अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता है, आपको हर एक टॉपिक के बारे में मतलब पूरी जानकारी है, तो मैं वादा करती हूँ कि इससे बार आपका पेपर नहीं है। ठीक है, हाँ, एक्स्ट्रा फोकस आपको सिर्फ डायग्राम्स पे, लेबलिंग्स पे और टेबल्स पे, इन सब पे करना है। अदरवाइज बायोलॉजी में 90% स्कोर करना है या 100% स्कोर करना है, इस स्ट्रैटेजी को अपनाकर जिसमें आप नोट्स को डबल ट्रिपल टाइम रिवाइज करोगे, तब इजीली आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बायोलॉजी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको जो है 12-12 घंटे देने हैं। अगर आप रोज 2 घंटे भी एक सब्जेक्ट को देते हो बायो को, तब भी आप 90 to 100% भी स्कोर कर सकते हो। सीयूईटी के लेवल पे बात करूँ तो सीयूईटी का बोर्ड, सीयूईटी का लेवल भी बहुत आसान था बायो का। ठीक है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसमें थोड़ा फैक्ट्स पर जरा ध्यान देना। जैसे बायोडाइवर्सिटी में लास्ट चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट्स दे रखे हैं कि इतने इंसेक्ट्स हैं, इतने परसेंटेज एनिमल्स हैं, इतने परसेंटेज प्लांट्स हैं, तो इन फैक्ट्स को पढ़ के जाना, क्योंकि इन फैक्ट्स पे जो है लास्ट टाइम क्वेश्चन बना। ठीक है, लास्ट प्रोजेक्ट फाइल की बोलो 30 नंबर, तो वो 30 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे, उस पर आपको ज़रा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इतना ध्यान रखना है कि जो आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो, ठीक है, वो वही टॉपिक पे होनी चाहिए जो आपको आता है। समझो आपको कैंसर के बारे में पूरा पता है, आपको एड्स के बारे में पूरा पता है, आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पूरा पता है, तो आपके ये टॉपिक्स होने चाहिए। अदरवाइज मेरे क्लास के कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसा टॉपिक ले लिया और उन्हें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में भी नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं था टॉपिक है क्या। ठीक है, तो फैंसी साउंड करने के लिए आप कोई भी टॉपिक मत उठा लेना, वरना आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो वाइवा में नंबर नहीं।
ठीक है, तो वही टॉपिक उठाना जिससे आप पूरे फेमिलियर हो, जिस जो चैप्टर मतलब ऐसा है आपका एक स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है जो आपको लगता है कि मुझसे तो कोई नींद में भी उस पर क्वेश्चन पूछ ले तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा, तो वो चैप्टर आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में अपना सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये था मेरा कुछ स्ट्रैटेजी क्लास 12th में स्कोर करने की, मेरी भी यही रही थी। मैंने भी अपना सिलेबस दिसंबर तक पूरा कंप्लीट कर लिया था एंड लास्ट जनवरी फरवरी में मैंने अपने प्रोजेक्ट्स पे और साथ साथ प्रैक्टिस पे ध्यान दिया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ एग्जाम से एक दो दिन पहले क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, आपने एग्जाम से पहले अपने नोट्स को ही रिवाइज करना है और कहीं नहीं जाना। ठीक है, नोट्स को ही बार बार रिवाइज करना, बार बार क्या, एक दो बार भी अगर आप कर लोगे तब भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगी केमिस्ट्री की फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी के साथ। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। ठीक है, और कमेंट्स में अच्छा बुरा जैसा भी फीडबैक देना हो, आपको कोई पॉइंट मेरा अच्छा नहीं लगा हो या मुझे कुछ क्रिटिसाइज करना हो या अप्रिशिएट करना हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कर सकते हो, कमेंट्स आर ऑलरेडी ऑन। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू सिंप्लीफाइड फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।